फ्रेंड्स, आप कैसे हो। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग झारखंड के सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर लाया हूँ और ये सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें आपको तीनों सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा गाइस। और ये क्लास 11th के बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्ट फिजिक्स है गाइस। तो आज मैं आपका तीनों सेक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर सॉल्यूशन लाया हूँ। आप इसको वाचिंग करके बड़े मस्त हो जाओगे। तो देखो, मेरा आज का पहला क्वेश्चन कि यदि दो पिंड के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। देखो क्या कर रहा है, दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि उसके बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच कितना बल होगा। तो देखो F दिया है 1 न्यूटन और कहता है इसके बीच की दूरी दोगुनी कर देगी, यानी R अब 2R हो जाएगा। ऐसे हम लोग F बराबर फार्मूला जानते हैं ना, Gm1m2/r² होता है। अब देखो नया बल हो जाएगा क्योंकि हम इसके बीच की दूरी को दोगुना कर रहे हैं, यानी दूरी दुगुना हो जाएगा, यानी R के जगह पर 2R लिख दिए, 2R का स्क्वायर हुआ बराबर। देखो Gm1m2/2 दूनी क्या हो गया 4R का स्क्वायर। तो गाइज यहाँ आपको दिया है F बराबर 1 न्यूटन और R आपको क्या दिया है 2 गुना, यानी उसके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए 2R। तो ये तो आप जान ही रहे हो ना, F बराबर Gm1m2/r² और नया जो निकालेंगे हम लोग F डैश, तो Gm1m2 और R के जगह पर हम लोग 2R रख देंगे, 2R का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे Gm1m2/2 दूनी 4R²। अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास F देखो क्या निकला है। F बराबर हमारा क्या है Gm1m2/r², इसको समीकरण 1 मान लिए। और F डैश जो नया निकला Gm1m2, यहाँ R के जगह पर हम 2R रखे थे ना, तो ये क्या हो गया 2R का स्क्वायर 4R², इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब देखो गाइस, इसको हम आगे कर रहे हैं। F डैश बराबर Gm1m2 और यहाँ R² और यहाँ क्या लिख दिए 4, क्योंकि ऊपर पे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो F डैश बराबर Gm1m2/r², ये क्या F है ना, ये F बराबर इसके जगह पर F लिखे 1 गुना 4 और हमारा F क्या है 1 न्यूटन दिया है सवाल में, तो यहाँ F के जगह पे 1 लिखे 1 गुना 1/4। तो F डैश बराबर देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1/4, 4 को 1 से भाग दोगे तो 0.25 न्यूटन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है ध्रुवों पर किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर भार से अधिक क्यों होता है। ध्रुव पर किसी पिंड का जो भार होता है वो भूमध्य रेखा पर भार से अधिक होता है, यानी ध्रुव पर अधिक होता है। देखो ये हम बनाए हैं, ये आपका जो है यहाँ ध्रुव है, ऐसे ये ध्रुव है और ये भूमध्य रेखा है। ये जो आप देख रहे हो ना बड़ी रेखा, ये भूमध्य रेखा है और ये जो खड़ी रेखा है ये ध्रुव है, ठीक है। इसीलिए हम इसको यहाँ RE लिखे हैं और यहाँ RP लिखे हैं। तो गाइज एक चीज़ देखो, ये RE जो होता है ये बड़ा होता है RP से, ठीक है। और RE जो है ये भूमध्य रेखा का है और ये RP ध्रुव का है, तो RE बड़ा होता है RP से। और गाइज ये देखो कि ये G जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है R² का। तो देखो इसका मतलब है कि G जो होगा R का उल्टा होगा। अब देखो RE बड़ा है RP से, तो अब देखो अब उल्टा हो जाएगा ना, तो अब RE जब बड़ा है RP से तो इसका RE का उल्टा देखो यहाँ GP लिख दिए, क्योंकि यहाँ E का त्रिज्या P के त्रिज्या से बड़ा है, तब यहाँ तो उल्टा होगा। अब यहाँ देखो यानी P का गुरुत्वीय त्वरण E के गुरुत्वीय त्वरण से बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब गाइस कि ध्रुव का गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है और भूमध्य रेखा का गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। तो ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर भार से अधिक क्यों होता है, तो आपको माइंड में रखना है कि ध्रुव पर जो G का मान होगा वो ज़्यादा होता है, ध्रुव पर G का मान आपका ज़्यादा होगा और भूमध्य रेखा पर जो होता है G का मान कम होता है, यही कारण है। और क्योंकि RE बड़ा होता है RP से, इसीलिए GP बड़ा होता है G से। तो आपको दिमाग में यह रखना है गाइज कि ध्रुव पर किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर भार से अधिक क्यों होता है, क्योंकि ध्रुव पर G का मान अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर G का मान कम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है
कि स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किस भौतिक राशि को मापते हैं, यानी वस्तु के भार को या द्रव्यमान जो लिखना है लिख दीजिए। श्यानता गुणांक का भी मान लिखना है तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। श्यानता गुणांक बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग गुना दूरी। अब बल का विमीय सूत्र mLT-2 होता है बटे क्षेत्रफल का तो L² होगा, वेग का LT-1 होगा, दूरी का L होगा तो गुना L दिए। देखो ये L और ये L खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, m, L पर पावर कुछ नहीं 1 दे दिए, T-2 अब बटे L², यहाँ T-1। अब देखो यहाँ m है, यहाँ एक फार्मूला होता है ना x पर पावर m बटे x पर पावर n, x पर पावर m माइनस n होता है ना फार्मूला, इस पर कर रहे हैं। m दे दिए, अब देखो L दे दिए, 1 घटाओ 2 दे दिए। अब फिर क्या देखो T, यहाँ -2 है, माइनस देकर -1 इस फार्मूला पर x पर पावर m बटे x पर पावर n पर m। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 में 2 घटा तो -1। अब यहाँ भी देखो T अब -2 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो m L-1 और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 2 में गया तो क्या हो गया -1, तो क्या हो गया m L-1 T-1। अब देखो बल बराबर क्या होता है सूत्र, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का तो m होता है, त्वरण का LT-2 होता है, इसलिए बल का यहाँ mLT-2 लिखे। और त्वरण का देखो कैसे हुआ, ये LT-2। त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है, वेग का LT-1 होता है बटे समय का t होता है। अब देखो L दे दिए, यहाँ फार्मूला जानते हो x पर पावर m बटे x पर पावर n बराबर x पर पावर m माइनस n। तो यहाँ देखो -1 है, यहाँ -1 हो जाएगा L, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब वेग का कैसे होगा, दूरी बटे समय। अब वेग दूरी का क्या होता है L और समय का t होता है L, ये बटे मतलब क्या होगा गुना t पर पावर +1 है तो -1 हो जाएगा। अब देखो दूरी और लंबाई का L होता है, L होगा क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई होगा L गुना L। देखो दोनों पावर जुड़ गया तो L²। हम देखो यहाँ आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। तो श्यानता गुणांक का विमीय निकालना आपको ये फार्मूला माइंड में रखना होगा और सबका विमीय सूत्र बैठाकर सॉल्यूशन कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखो उष्मागति के पहले नियम द्वारा किस उष्मागति चर को परिभाषित किया जाता है, हीट एनर्जी को, आंतरिक ऊर्जा को। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में, लोहा है, पानी है और हवा, किसमें ज़्यादा तेज चलेगा, तो लोहा में चलेगा, क्योंकि ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलता है। तो अब देखो अगर हम साउंड की बात करते हैं तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में और सबसे गैस में, यानी सॉलिड बड़ा है लिक्विड से, लिक्विड बड़ा है गैस से। तो गाइस साउंड जो है ठोस में सबसे अधिक तेज चलेगा, इसीलिए चूँकि लोहा जो है ये आपका ठोस है, पानी आपका द्रव्य है और हवा आपका क्या है, गैस है, तो इसीलिए आपका आयरन सही होगा। हवा में उसमें परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी, जब ध्वनि तरंग इसके माध्यम फैलेगी तो इसमें हो जाएगा रुद्धोष्म परिवर्तन, क्योंकि देखो हवा में उसमें परिवर्तन की प्रकृति क्या होगा, जब ध्वनि तरंग इसके माध्यम से फैलेगी, इसमें ऊष्मा स्थिर रहेगा तो ये रुद्धोष्म परिवर्तन होगा। अब हम गाइस सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेक्शन बी क्या है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का औसत मान क्या होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होता है, ये तो आप याद रखोगे फार्मूला के तरह, G बराबर Gm/r²। और गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाला एक कारक क्या है कि पृथ्वी से किसी पिंड की दूरी, यानी दूरी r, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, अब एक न्यूमेरिकल है, 2.5 kg द्रव्यमान का एक गोली इतना न्यूटन के तनाव में है, तनी हुई डोरी की लंबाई 20 मीटर है। यदि डोरी के एक सिरे पर अनुप्रस्थ झटका मारा जाता है तो विक्षोभ दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आपको दिया क्या है, m आपका देखो दिया है 2.5 kg, आपका तनाव T बराबर 200 न्यूटन दिया है और आपका लंबाई 20 मीटर दिया है, और K जो है द्रव्यमान की इकाई लंबाई है। तो K बराबर गाइज m/L होता है, m को बैठा दो 2.5 को, L बैठा दो, ये पॉइंट उड़ा दिए तो यहाँ 10 हुआ, अब कटा दिए 25 से कम 25, 25 हटे 200, 1/8 kg प्रति मीटर, ये आपका K निकल गया। और वेग बराबर क्या था, √T/K, T आपका 200 है बटे 1/8, 200/1, और फिर क्या कि 8 को ऊपर किए 1 को नीचे कर दिए, तो 8 दूनी 1600, 1600 का वर्गमूल 40 मीटर प्रति सेकंड हुआ। अब समय बराबर गाइज लंबाई बटे वेग होता है फार्मूला, लंबाई आपका 20 है, वेग 40 से घटा दिए 1/2, अब भाग दिए तो 0.5 सेकेंड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 10 नंबर में कहता है एक m द्रव्यमान का पिंड एक स्प्रिंग से लटकते हुए सरल आवर्ती गति करता है, सिद्ध करें कि ऊर्जा संरक्षित रहेगा। तो v बराबर देखो ये फार्मूला होता है W है ओमेगा √a² - p², इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो। यहाँ y विस्थापन है, a आयाम है और ओमेगा कोणीय वेग है, तो काइनेटिक एनर्जी E के बराबर ½ mv² होता है, ½ m, और v के जगह पर ये फार्मूला लिख दो, ओमेगा √a² - y² का स्क्वायर हो जाएगा, तो ½ m, यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, √का स्क्वायर, तो √, खत्म हो गया। अब देखो a बराबर आपका ये भी फार्मूला आता है -ओमेगा² y, इसको समीकरण दो, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मान लीजिए। अब देखो F बराबर ma होता है,
एम दे दिए, ए का वैल्यू भी आपको निकाल के दिखाया ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है बराबर एम ओमेगा स्क्वायर वाई एफ बराबर, ये चिन्ह को हम खत्म कर सकते हैं। ये देखिए ऋणात्मक चिन्ह, आप इसको धनात्मक लिख सकते हैं, इसमें कोई माइनर, ये माइनर है, एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब देखिए एफ निकल गया, ये आपका ई पी क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा ई पी काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए टोटल एनर्जी जब होगा तो ई पी और ई के जोड़ ई पी होगा, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जोड़ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका ई के और ई पी हो गया ना टोटल एनर्जी, तो आप यहाँ ई के जगह पे ई के लिख दीजिए और ई पी के जगह पे ई पी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ हाफ ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब प्लस देखिए यहाँ ये तो ये है, इसको लिख दीजिए, प्लस माइनस खत्म हो गया तो ये हो गया, यही आपका निकल गया टोटल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक्स में कम सतह में तनाव होता है, क्यों होता है। देखिए एंटीसेप्टिक्स में कम सतह पर तनाव होता है, इसका कारण है क्योंकि इसका सतह कम होता है, इसलिए इसका फैलाव बढ़ता है। तो देखिए अगर तनाव कम होगा तो फैलाव ज़्यादा होगा, उल्टा चलेगा, उल्टी गंगा बहेगा, तनाव ज़्यादा होगा तो फैलाव कम होगा। तो एंटीसेप्टिक में कम सतह पर तनाव क्यों होता है, क्योंकि इसका सतह कम होता है, इसलिए फैलाव ज़्यादा होता है। तो यहाँ कम सतह पर तनाव इसलिए होता है, एंटीसेप्टिक्स में कम सतह पर तनाव होता है क्योंकि इसका सतह कम होता है, कम सतह होने के कारण इसका फैलाव बढ़ता है। अब कहता है पृष्ठ तनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बढ़ते तापमान का संपर्क कोण बढ़ेगा और पृष्ठ तनाव भी बढ़ेगा, क्योंकि तापमान ज़्यादा होगा गाई तो पृष्ठ तनाव कम होता है और तापमान कम होगा तो पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए और इसके आधार पर गैस के दो मोलर विशिष्ट ऊष्मा का संबंध स्थापित कीजिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू जो डी यू, जहाँ डी क्यू क्या है निकाय को दिया गया हीट है, डी डब्ल्यू निकाय द्वारा क्या गया कार्य और डी यू आंतरिक ऊर्जा है। अब देखिए हम दो मोलर विशिष्ट ऊष्माओं के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब देखिए ये सी पी माइनस सी भी बराबर आर, यह है सेट 1 सेट 2 और सेट 3, तीनों सेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता सी पी बराबर डेल एच बटे डेल टी होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, ये लिख दिए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, डेल एच और सी पी इंटू डेल टी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या हो गया, सी बी बराबर डेल ई बटे डेल टी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देखो डेल ई बराबर सी बी डेल टी, ये 2 हो गया। अब ये देखो ये समीकरण हम लोग लिख दिए, सी पी डेल टी बराबर सी बी डेल टी प्लस डेल एन आर टी। अब देखो पुट एन बराबर 1 कर देंगे समीकरण थर्ड में, सी पी डेल टी बराबर सी बी डेल टी प्लस ये डेल दे दिए, एन की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू आर टी। अब देखो सी बी डेल टी बराबर सी बी डेल टी, ये देखो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ सी भी डेल टी बराबर, देखो डेल टी हम कॉमन ले रहे हैं, ये कॉमन ले लिए, यहाँ बचा सी भी जोड़ आर। देखो ये और ये तो क्रॉस हो गया ना हमारा, यहाँ देखो सी पी बराबर क्या हो गया, सी भी जोड़ आर। अब देखो इसको इधर कर दिए तो माइनस हो गया, यानी सी पी माइनस सी भी बराबर आर हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, प्रसार होने पर गैस ठंडा क्यों हो जाता है, प्रसार होने पर दाब घटता है और आंतरिक ऊर्जा भी घट जाता है, इसीलिए प्रसार होने पर गैस ठंडा हो जाता है। वाहन चलाते समय टायर के अंदर का वायु दाब बढ़ता है या घटता है, दाब बढ़ता है। अब कहता है ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया का नाम लिखना जिसमें निकाय का तापमान स्थिर रहता है, तो ये समतापीय प्रक्रिया होगा, क्योंकि समतापीय में ताप सम रहता है, बराबर रहता है, और यहाँ भी दिया है कि निकाय का तापमान स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहा तो समतापीय होगा। अब परिभाषित करने का था प्रत्यास्थता को, इलास्टिसिटी को, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगता है और फिर इसको हटा दिया जाता है तो वो अपने पुराने अवस्था में आ जाता है, तो उसी को प्रत्यास्थता कर। जब कोई वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, जैसे मान लो कि खिलौना है और खिलौनों में रबड़ है, यानी कुत्ता एक खिलौना वाला डॉगी है और उसको पूँछ है और वो रबड़ वाला पूँछ है, तो रबड़ वाला पूँछ को खींच लोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर छोड़ोगे जितना अवस्था में पूँछ है उतने अवस्था में बढ़ जाएगा। तो ये प्रत्यास्थता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाओगे फिर हटा दोगे तो अपना पुराना औकात पर आ जाएगा, पोजीशन पर आ जाएगा। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, चरम तनन सामर्थ्य क्या है, वस्तु पर वैसी स्थिति जिससे खींचने पर वो टूट जाए।
अगर वस्तु खींचने पर टूट जाएगा तो चरम त्वरण सामर्थ्य है। अब देखो प्रत्यास्थ सीमा क्या है, वैसा बिंदु जिस पर प्रतिबल और विकृति समानुपाती नहीं होता है, फिर भी वस्तु को खींचकर छोड़ दोगे तो अपना पुराना पोजीशन को प्राप्त कर लेगा, यही प्रत्यास्थ सीमा है। प्रतिबल और विकृति समानुपाती नहीं है, फिर भी वस्तु को खींचकर छोड़ दोगे तो पुराना पोजीशन पर आ जाएगा, यही प्रत्यास्थ सीमा है गाइस। अब देखिए हम सेक्शन सी पर आते हैं। एक खुला ऑर्गन पाइप है और उसमें कंपन के तरीके पर चर्चा करना है। तो देखो खुला ऑर्गन पाइप का दोनों तरफ ओपन रहेगा, खुला रहेगा, और जब पाइप के एक सिरे को हम फूकेंगे ना तो उसमें अनुदैर्घ्य कंपन हो जाएगा और दूसरे सिरा की ओर वो मोशन कर जाएगा, गतिशील हो जाएगा। और इसका दोनों सिरा जब ओपन रहता है, क्योंकि इसका दोनों सिरा ओपन रहता है, पहला सिरा से आने वाला जो वेव होता है, तरंग जो होता है, वो दूसरे सिरे को भेजता है और दूसरे सिरे का आने वाला वेव जो होता है पहले सिरे को भेजता है। क्योंकि पाइप का दोनों ओपन है, ये दोनों ओपन है, ये भी खुला है, ये भी खुला है। तो खुले ऑर्गन पाइप में कंपन का तरीका यही है गाइस कि पहला सिरा से आने वाला वेव दूसरा सिरे की ओर भेजेगा और दूसरा सिरे से आने वाला वेव को पहले सिरे की ओर भेजता है। तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि खुला ऑर्गन पाइप का दोनों तरफ ओपन रहेगा, खुला रहेगा। जब पाइप का एक सिरा हम फूकेंगे ना तो अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा और दूसरे सिरे की ओर वो मोशन कर लेगा, और दोनों सिरा ओपन रहता है तो पहला सिरा से आने वाला जो तरंग है वो दूसरे सिरे की ओर भेजता है और दूसरे सिरे से आने वाला वेव पहले सिरे की ओर आता है। यानी पहला दूसरे की ओर आता है और दूसरा पहले की ओर आता है। ये इधर आता है, ये उधर जाता है। अब देखिए गाइस, हम आते हैं ख नंबर में। एक खुला ऑर्गन पाइप बंद ऑर्गन पाइप की तुलना में अधिक मधुर क्यों होता है? तो खुला ऑर्गन पाइप में वेव जो होता है दो सिरे से गति करता है। समझिएगा, खुला जो ऑर्गन पाइप है उसमें तरंग जो है दोनों सिरे से गति करेगा और क्लोज जो रहेगा उसमें वेव एक सिरा से गति करेगा। तो खुला में वेव दोनों सिरे से गति करेगा ना, तो वो मधुर होता है। इसीलिए खुला ऑर्गन पाइप बंद ऑर्गन पाइप से मधुर होता है, क्योंकि खुला वाला पाइप में तरंग दोनों सिरा से गति करता है, यही इसके मिठास का कारण है। सीमांत वेग को परिभाषित करना है। जब कोई पिंड द्रव में गिरता है तो वह पिंड उस द्रव में गिरने के बाद जो वेलोसिटी जो वेग प्राप्त कर लेगा वही सीमांत वेग है। अब देखिए इसका व्यंजक सीमांत वेग का, ये कोई वस्तु है, आर त्रिज्या का कोई गोली है, श्यान माध्यम में गुरुत्व के अधीन गिर रहा है। गोली का घनत्व रो है और श्यान माध्यम जो इसका घनत्व सिग्मा है। अब देखो गोली के नीचे की गोली का भार ये 4/3 πr³ रो जी है और ऊपर की ओर प्लावन बल 4/3 πr³ सिग्मा जी है। तो देखो चूंकि भार बराबर को हम यहाँ समझाएं द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण होता है और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन होता है। तो भार निकालोगे द्रव्यमान निकालने में देखो घनत्व गुना आयतन। चूंकि ये गोला है, मान लो कि ये गोला है तो 4/3 πr³ हुआ ना आयतन इसका, यह आयतन 4/3 πr³ गोला का आयतन होता है। और चूंकि द्रव्यमान निकालोगे, जब द्रव्यमान निकालोगे इसको रो से घनत्व से गुना कर दिए, ठीक है, और फिर भार निकालोगे तो ये तो हमारा द्रव्यमान m हो गया ना, ये द्रव्यमान m होगा, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया g, इसीलिए ये क्या हो जाता है 4/3 πr³ रो g होता है। तो ये नीचे की ओर गोली का भार हुआ, ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, तो भार भी एक बल है ना, तो ये तो सब चीज़ वही हो जाएगा 4/3 πr³। सिर्फ यहाँ देखो, यहाँ रो होगा, यहाँ सिग्मा होगा, क्योंकि ऊपर की ओर का घनत्व जो है ये आपका सिग्मा है और नीचे की तरफ जो होता है ये रो है। अब देखो, अब हमको नीचे की ओर गोली का भार भी मालूम है और ऊपर की ओर भी उत्प्लावन बल मालूम है। अब गोली का प्रभावी भार निकालोगे तो ये 4/3 πr³ रो जी जो है, यानी नीचे वाला भार में ऊपर वाला उत्प्लावन बल को माइनस कर देंगे। अब देखो 4/3 πr³ 4/3 πr³ कॉमन आ गया, यहाँ अंदर में बचा रो माइनस सिग्मा और ये दोनों जी भी बाहर आ गया। तो गोली का प्रभावी भार हो गया 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए। एफ बराबर क्या होता है 6 π/r भी, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखो चूंकि ये दोनों भार भी बल है, ये भी बल है, तो समीकरण का एक पक्ष सेम है ना, दूसरा पक्ष ये और ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसलिए 6 π/r भी बराबर लिख दिए 4/3 πr³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब देखो ये पाई खत्म कर दिए, यहाँ बचा 6 भी, नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ 4r³ है, यहाँ रो माइनस सिग्मा इंटू g/3। अब कोनों को नहीं गुना किए, 6 क्या हो गया 18 भी, 1 से गुना किए तो 4r³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब देखो हम v का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ गुना छिपा है ना, यहाँ गुना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर पे 4r³ रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखो ये कटा दिए, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। अब यहाँ क्या हो गया 2/9 हो गया। अब ये देखो यहाँ r देखो 3 और यहाँ 1 है, तो एक फार्मूला पड़ेगा ना, x पर पावर m
बटे एक्स पर पावर एन बराबर एक्स पर पावर एम माइनस एन, पावर में माइनस कर दिए, 3 माइनस 1 कर रहा है, ये रो माइनस सिग्मा इंटू जी है, ये नीचे इटा है। अब देखिए 2/9 आर है, यहाँ 3 में गया तो 2 और यहाँ रो सिग्मा जी बटे एन है, ये आपका ये निकल गया, भी निकल गया। ये सीमांत वेग का व्यंजक है। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट है कि पलायन वेग किसको कहते हैं। ये इसके वेलोसिटी क्या, अगर कोई वस्तु को एक न्यूनतम वेग से किसी न्यूनतम वेग से फेंक दोगे वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, अर्थात अनंत पर चला जाएगा और फिर वह पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। यही न्यूनतम वेग पलायन वेग है और इसको भी से निरूपित करते हैं। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। अब देखिए किसी वस्तु के पलायन वेग के लिए हम लोग को व्यंजक निकालना है चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। मान लो पृथ्वी का त्रिज्या आर है, द्रव्यमान बड़ी एम है और वस्तु का द्रव्यमान छोटी एम है। वस्तु का गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिए। अब पृथ्वी के स्तर पर वस्तु का गतिज ऊर्जा ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिए और स्थिर ऊर्जा जो ई पी है ये बराबर सूत्र होता है माइनस जी एम एम बटे आर। ठीक है, ये दोनों आप फार्मूला के रूप में रखोगे। अब कुल ऊर्जा देखो क्या होगा, ई के जोड़ ई पी, तो ई के जगह पी ए लिख दिए प्लस ई पी की जगह पी ए लिख दिए। अब देखो ई के जगह पी ए लिख दिया प्लस माइनस माइनस लिख दिए। अब देखो ये तो आपका कुल ऊर्जा हो गया और अनंत पर वस्तु का ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये भी जीरो होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होता है। तो ई के और ई पी दोनों क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो यहाँ टोटल एनर्जी हमारा क्या है, यही ना है, टोटल एनर्जी यही निकला, ये लिख दिए। और यहाँ भी टोटल एनर्जी कितना जीरो है, इसको 1 है इसको 2 मानेंगे तो टोटल एनर्जी ये तो एक पक्ष सेम है ना, तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम बटे आर और बराबर जीरो हो जाएगा। अब देखो हम इसको फेस से यहाँ करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से कुल ऊर्जा का मान अचर रहता है, यानी ये जो चीज़ है ये देखो ये जो हमारा निकला है ये बराबर जीरो यहाँ लिख दिए। ऐसे भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से भी होता है। अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर, ये माइनस को इधर कर दिए प्लस हो गया हाफ, देखो ये एम एम क्या हो गया खत्म हो गया, हाफ वी स्क्वायर बटे जी एम बटे आर हुआ। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ देखो वी स्क्वायर का वी स्क्वायर हो गया 2 × 2 अब बटे जी एम बटे आर। अब ये इसको गुना करो ऐसे, वी ई गुना आर और जी एम गुना 2 कर दिए। अब देखो वी स्क्वायर अब क्या 2 जी एम है और ये गुना इस पर गया तो बटे हुआ। अब वी निकालेंगे स्क्वायर समाप्त करेंगे तो रूट अंडर होगा। अब देखो एक ये यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो जी बराबर क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। यहाँ देखो वी बराबर 2 जी एम, अब आर से ऊपर भी गुना किए और यहाँ आर से नीचे भी गुना किए ताकि ये कट के वही हो जाए। अब देखो अब क्या किए, देखो 2 जी एम आर और आर गुना आर क्या हो गया आर स्क्वायर। देखो 2 गुना इसको सिस्टम से लिखे जी एम बटे आर स्क्वायर लिख दिया और आर को फिर साइड कर दिए। और यहाँ देखो जी एम बटे आर स्क्वायर क्या होता है, जी के बराबर, तो यहाँ लिख दिए 2 तो है, इसके जगह पे जी लिख दिए, ये आर लिख दिए, यही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गतीय सिस्टम का वर्णन करने वाले वस्तु के त्वरण का व्यंजक निकालना है। तो देखो v बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी होता है, ए बराबर देखो डी वी बटे डी टी होता है ना, तो डी दे दिए। अब v के जगह पे ये लिख दिए बटे डी टी। अब देखो डिफ्रेंशिएशन उसी राशि का होता है जो d से संबंधित होता है और शेष राशि बाहर आ जाता है। ये ओमेगा ए बाहर कर दिए, देखिए बचा ये तो क्या कॉस ओमेगा टी बटे डी टी ओमेगा ए। अब देखो किसके सापेक्ष डी सी ऑफ कॉस ओमेगा टी लिखे तो ये कॉस को झाँप दीजिए, यहाँ ओमेगा टी होगा। फिर देखिए डी सी ऑफ ओमेगा टी लिखे, ये ओमेगा को झाँप दीजिए तो डी टी के सापेक्ष होगा। अब ये ओमेगा ए और डी सी ऑफ कॉस एक्स बराबर क्या था माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स के जब ओमेगा टी है तो ओमेगा टी लिखे, ये ओमेगा बाहर हो गया डी टी बटे डी टी, ये और ये कट गया। अब ओमेगा ए माइनस साइन ओमेगा टी और ये ओमेगा बचा। अब सिस्टम से लिख रहे हैं, देखिए ए लिखे और ये साइन ओमेगा टी लिखे, एक जगह लिख दिए, यहाँ माइनस दे दिए, ये ओमेगा को एक जगह रखे। अब देखिए ये एक फार्मूला होता है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ए साइन ओमेगा टी जहाँ है वहाँ एक्स लिख दिए, अब माइनस ओमेगा गुना ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये ए बराबर यही निकला, ये व्यंजक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, सरल आवर्त गति के बल नियम को लिखना है। सरल आवर्त गति में बल का परिणाम तथा दिशा दोनों परिवर्तित होता है और ये एफ समानुपाती एक्स ऐसे लिखिए, एफ बराबर के एफ बल है और एक्स विस्थापन है। तापमान को परिभाषित करने का था ना गाइस, ऊष्मा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करने वाला मूल राशि ही तापमान कहलाता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा गति के शून्यांक नियम क्या है उसको सिद्ध करना है। अगर दो वस्तु ए और बी एक तीसरे वस्तु सी से अलग अलग तापीय साम्यावस्था में है तो ए और बी स्वयं भी आपस में तापीय साम्य होगा। अब देखो मान लो ए और सी तापीय साम्य, मतलब इसका टेम्परेचर सेम है। मान लो ए और बी का टेम्परेचर सेम है तो क्या होगा, सी और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा ना। जैसे मान लो ए और बी का टेम्परेचर सेम है, ए और सी का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, बी और सी का भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ देखो इसको एक समीकरण 1 मान लेते हैं
और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 से देखो ये और ये सेम है ना, ए और ए सेम है, एक पक्ष सेम है, तो बी और सी बराबर होगा। यदि ए का तापमान बी के तापमान के बराबर है और बी का तापमान सी के तापमान के बराबर है, तो ये देखो ये दोनों सेम हो रहा है ना, तो ए का तापमान सी के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि गाई उष्मागति का शून्यांक नियम है कि ए कोई वस्तु है, इसका तापमान और सी का तापमान सेम है तो तापीय सम है। अब मान लो कि ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर सेम है, ये तापीय सम है, तो ये और ये टेम्परेचर में बराबर है, ये और ये टेम्परेचर में बराबर है, तो ऑटोमेटिकली है ये सी और बी भी टेम्परेचर में बराबर होगा। ये उष्मागति का शून्यांक नियम है, ये प्रूफ भी हो गया। अब देखो गाइज, अब हमारा लास्ट सवाल है, जरा बढ़िया से देखिए। उष्मागतिकी के दूसरे नियम को उष्मागतिकी के दूसरे नियम का कोई एक कथन लिखना है। उष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकती है, यानी 100%। यानी उष्मा जो है, ये जो हीट है, ये ऊर्जा को पूरी तरह से यानी 100% यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदल सकता है। यही उष्मागति के दूसरे नियम का एक कथन है गाइस। आई होप आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक अवश्य बनता है, आप लाइक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा फुर्सत मिले ना भैया, तो ज़रा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि यह हर लड़के तक पहुंच सके और आपका एग्ज़ाम बड़े मज़े से जा सके। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।